नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आ गया क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 1, बिल्कुल BSTC PTT ग्रेड 4 LDC हाई कोर्ट LDC पटवार की तैयारी करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 1 हम लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें है, तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को देखिए प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी इन प्रश्नों का लाभ मिल पाए। तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 के साथ। और प्रश्न संख्या 1 है आपके स्क्रीन पर प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थल आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में है। रामसर स्थलों की सूची में है। राजस्थान का कौन सा स्थल आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में। तो सबसे पहले हम जान लें कि रामसर जो स्थल है वो किन्हें कहा जाता है। रामसर स्थल, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2 फरवरी 1931 को 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर में ये संपन्न संधि है। यानी ईरान का जो कैस्पियन सागर है, ठीक है, कौन सा सागर है, कैस्पियन सागर है, उसके तट पर एक रामसर नाम का शहर है। रामसर नाम का शहर है जहां पर 2 फरवरी 1971 को यह संधि हुई थी। और इस संधि में क्या किया गया था, पृथ्वी के ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र, पृथ्वी के ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए क्या है, जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें अधिसूचित किया गया था। क्या किया गया था, अधिसूचित किया गया था, अधिसूचित किया गया था। तो राजस्थान के ऐसे कौन से स्थल आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील, ये दोनों ही रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। तो उपयुक्त 1 और 2 विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील दोनों ही रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं। और क्यों किए गए हैं, ताकि इनका क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, वह क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। वह क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, कौन थे वो। केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, विजय सिंह पथिक या श्यामजी कृष्ण वर्मा। बताइए क्या विकल्प होगा, कौन सा आंसर होगा। केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, विजय सिंह पथिक या श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर होगा केसरी सिंह बारट। और जो केसरी सिंह बारट ये क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। साथ ही ये कवि भी थे। प्यारे दोस्तों, ध्यान रखें, अगर प्रश्न आ जाए कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता सेनानी भी थी और कवि थे, तो और अगर विकल्प में आपके केसरी सिंह बारट दिया गया हो तो उसको सही कर देना। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें शाहपुरा में ब्रिटिश सरकार द्वारा, किन्हें, केसरी सिंह बारट को शाहपुरा में, कहाँ पर, शाहपुरा में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह में, है ना, राजद्रोह में कत्ल आदि के जुर्म लगाकर 21 मार्च 1914 को गिरफ्तार किया गया था। क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। और 20 वर्ष के आजीवन कारावास, 20 वर्ष के आजीवन कारावास की क्या गई थी, सजा सुनाई गई थी। तो क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वह कौन था, आपके केसरी सिंह बारट। तो विकल्प 1 जो है ये प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो बताइए कौन सी थी, उदयपुर, बूंदी, शाहपुरा या प्रतापगढ़। बताइए कौन सी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी, शाहपुरा और प्रतापगढ़ ये तीनों तो क्या थी, शामिल थी। क्या थी, शामिल थी। और इसे क्या नाम दिया गया था, राजस्थान संघ।
25 मार्च 1948 को इन रियासतों को मिलाकर, कौन कौन सी रियासतों को मिलाकर के, बड़े ध्यान से देखिए, कोटा है, बूंदी है, कोटा है, बूंदी है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इनको मिलाकर किसका निर्माण किया गया था 25 मार्च 1948 को? राजस्थान संघ का। किसका? राजस्थान संघ का। और अब ये देखिए, बूंदी है क्या इसमें? बिल्कुल है। शाहपुरा देखिए, शाहपुरा है क्या? ये है। प्रतापगढ़ भी है। कौन सा नहीं है? उधमपुर नहीं है। तो विकल्प 1 जो होगा वह प्रश्न संख्या 3 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़िली आंदोलन किसके लिए हुआ था? सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़िली आंदोलन किसके लिए हुआ था? यह बताइए, जल संरक्षण के लिए हुआ था क्या, वन संरक्षण, नदी या मृदा संरक्षण के लिए हुआ था? बताइए किसके लिए हुआ था? तो वन संरक्षण के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? वन संरक्षण के लिए हुआ था। और क्या हुआ था? किसके संरक्षण के लिए? वनों के, वृक्षों के लिए। और अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में किया गया था। जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन का नाम क्या था? खेजड़िली आंदोलन था। कब किया गया था? सन 1730 में। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? बताइए कब लगता है? फाल्गुन में, माघ में, पोष में या आषाढ़ में? कब लगता है? यह लगता है माघ में। कब लगता है? माघ में। माघ की पूर्णिमा के अवसर पर। माघ की कब? पूर्णिमा के अवसर पर। माघ की पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला लगाया जाता है। ठीक है। और जो किस पर? बेणेश्वर नामक स्थान पर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बेणेश्वर नामक स्थान पर मिलता है, जहाँ भगवान शिव का मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? बताइए, करणी माता की, स्वांगिया माता की, अन्नपूर्णा माता की या नागनेची माता की? तो जैसलमेर के जो यदुवंशी भाटी राजवंश में चारण कुल में जन्मी, किसमें? यदुवंशी भाट वंश, यदुवंशी भाटी राजवंश में जन्मी देवी को शक्ति का प्रतीक मानते हुए वहाँ के लोगों ने स्वांगिया माता को, किसको? स्वांगिया माता को अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया है। किसके रूप में? इष्ट के रूप में। और इन्हीं और किस नाम से जाना जाता है? आवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आवड़ माता के नाम से। प्रश्न आ जाए, आवड़ माता के नाम से कौन सी माता को माना जाता है? तो स्वांगिया माता को ही आवड़ माता के नाम से माना जाता है। और ये जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में इसकी पूजा करते थे। जैसलमेर के जो राजा थे उनकी कुल देवी कौन थी? स्वांगिया माता थी, है ना, यदुवंशी भाटी राजवंश में, चारण कुल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। और 7वें प्रश्न में पूछा गया है, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? क्या ये मेवाड़ प्रजामंडल के हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल के हैं, बांसवाड़ा के या जयपुर के? तो बताइए प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि भोगीलाल पांड्या का संबंध किस प्रजामंडल से है। बिल्कुल विकल्प 2 जो है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? उनके नाम भी हम जान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अन्य सदस्य जो थे इनके थे शिवलाल कोटदिया। कौन थे? शिवलाल कोटदिया थे। और कौन थे? कुरीचंद जैन, शिवलाल कोटदिया, कुरीचंद जैन, छगनलाल मेहता,
गौरी शंकर उपाध्याय और हरदेव जोशी। गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय और हरिदेव जोशी। ये कौन से प्रजामंडल के सदस्य थे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर प्रजामंडल के सदस्य थे। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 8वें प्रश्न का बताइए। 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1955 में? तो प्यारे विद्यार्थी 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और क्यों किया गया था? राज्य की सीमाओं की पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए। राजस्थान है ना, राज्य की सीमाओं के, राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए। सिफारिशों के लिए, ठीक है, सिफारिश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि राजस्थान में शोर वेधशाला स्थित है। बताइए कहाँ पर है राजस्थान में शोर वेधशाला? कोटा में है, जयपुर में है, अजमेर में है या उदयपुर में है? बताइए कहाँ पर है? यह है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इसे किसकी देखरेख में बनवाया गया था? डॉक्टर अरविंद भटनागर। डॉक्टर अरविंद भटनागर की देखरेख में बनाया गया था। और किसकी तर्ज पर बनाया गया था? दक्षिण कैलिफोर्निया की बिग बियर झील में स्थित है ना, यहां लिख देता हूं। दक्षिण कैलिफोर्निया की बिग बियर झील में स्थित, की बिग बियर झील में स्थित शोर वेधशाला की तर्ज पर है ना, शोर वेधशाला की तर्ज पर बनाया गया था इसको। ठीक है, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया कि राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट की जगह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर सकते हैं आप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर सकते हैं बिना झिझक के प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यह प्रश्न अनेक बार पूछा गया है। तो शेर के लिए, सारस के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, काले हिरण के लिए। प्रश्न संख्या 10 बताइए फटाफट से क्या होगा? बिल्कुल उड़न गिलहरी के लिए। आपका जो सीता माता अभ्यारण्य है यह उड़न गिलहरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये क्या है? भूमि के 3 अलग अलग संरचनाओं के संगम पर स्थित है। किस किस पर स्थित है बताइए फटाफट से? एक तो मालवा पठार, विंध्याचल पहाड़ियाँ और अरावली श्रृंखला, ये इन तीनों अलग अलग संरचनाओं पर क्या है? स्थित है ना। इसमें 2 झरने भी है। क्या है? 2 झरने भी है। कौन कौन से? गर्म और ठंडे पानी के, गर्म व ठंडे पानी के झरने भी सीता माता अभ्यारण्य में हैं। पानी के झरने कहाँ पर है? सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है कि गौरी देवी किस गायन शैली से संबद्ध थी? गौरी देवी किस गायन शैली से संबद्ध थी? तो बताइए कौन सी थी? तालबंदी, लंगा, ठुमरी या मांड गायिका? तो प्रसिद्ध मांड गायिका थी गौरी देवी। कौन थी? गौरी देवी। और इनका राजस्थान के महान लोक गायकों में गिनती की जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर रियासत में हुआ था। गौरी बाई का जन्म जोधपुर रियासत में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में जन्म हुआ था।
और गौरी देवी जो मान गए शिल्प से संबंधित है, ये हमारा उत्तर हो ही गया है। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार में कलाकार थे। माता पिता जो थे, माता पिता बीकानेर दरबार में, कहाँ पर? बीकानेर दरबार में, बीकानेर दरबार में क्या थे? कलाकार। जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर रियासत में 1920 में हुआ था। गौरी देवी कौन सी गायन शिल्प से संबंधित है? मांड से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वें प्रश्न में पूछा गया है, मजार ए फकरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए। जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर। तो बताइए कौन सी में है? कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? ये है डूंगरपुर में स्थित है। और ये क्या है? गलियाकोट में एक पूजा स्थल है। डूंगरपुर के गलियाकोट में, डूंगरपुर के गलियाकोट में, गलियाकोट में मजार फकरी स्थित है। ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए एक धार्मिक स्थल है। किसके लिए? दाऊदी बोहरा समुदाय, दाऊदी बोहरा समुदाय का मुख्य स्थान है ये, है ना। और किसकी? सैयद फखरुद्दीन शहीद बबजी मौला जिसको कहा जाता है, सैयद फखरुद्दीन शहीद जिसको क्या बोला जाता है? बबजी मौला। क्या बोला जाता है? बबजी, सब्जी से बबजी बनाना है ना, बबजी मौला की समाधि है। और ये क्या है? ये दाऊदी बोहरा समुदाय के सबसे प्रिय कौन? बबजी मौला सैयद फखरुद्दीन शहीद जो है सम्मानित संत थे। किसके? दाऊदी बोहरा समुदाय के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वें प्रश्न में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र यानी PIC की स्थापना की गई? 1998 में की गई, 1999 में की गई, सन 2000 में या 2002 में? तो देखिए 1998 में राजस्थान पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी, है ना। और ये क्या थी? तो प्यारे विद्यार्थियों प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान व मूल्यांकन परिषद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की एक संयुक्त परियोजना थी। किस की? प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की एक संयुक्त परियोजना में की गई। किसका? राजस्थान पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 की ओर कि राजस्थान अणु शक्ति स्टेशन स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 14, रावतभाटा में, अलवर में, कोटा में या बीकानेर में? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन या राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत के राजस्थान राज्य के रावतभाटा में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के रावतभाटा में स्थित है। यह राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है। राजस्थान का तो क्या है? यह राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा, भारत का दूसरा क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 प्रश्न में पूछा गया है मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? मारवाड़ की ख्यात के अनुसार 52 युद्धों में किसने सफलता प्राप्त की थी? राव मालदेव ने, राव गंगा ने, राव चूड़ा ने, राव जोधा ने? बताइए किसने की थी? बिल्कुल राव मालदेव ने की थी। किसने की थी? मारवाड़ के राव मालदेव ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार। और ये कौन से थे? राठौड़ शासक थे। क्या थे? राठौड़ शासक थे। कौन? राव मालदेव राठौड़ शासक थे। राव गंगा के सबसे बड़े पुत्र थे। राव गंगा के सबसे बड़े पुत्र थे। कौन थे? राव मालदेव थे। पिता राव गंगा की इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इन्होंने अपने पिता की क्या कर दी थी? पितृहंता थे ये, पिता की हत्या कर दी थी।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? प्रश्न संख्या 16 देखो, हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान या भोराट का पठार। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का जो पठार है ये कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी भाग का एक पठारी भाग है, ठीक है, जिसे किस नाम से? दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर है। और इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है ना, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों में है, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों में, पर्वत श्रेणियों में है, ठीक है। तो मालवा का अंचल के मालवा के पठार का विस्तार है कौन सा भौगोलिक? हाड़ौती का पठार। विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70 में पूछा गया है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई? भाई कब की गई? तो 1977 में की गई है। कब की गई है? 1977 में की गई है। अधिनियम, राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत, किसके तहत बता दीजिए फटाफट से? राजस्थान सहकारी समिति, राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। किसके रूप में? एक सोसाइटी के रूप में। किसको? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आरसीडीएफ को। और इसकी स्थापना कब की गई? 1970 में की गई। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। और प्रश्न संख्या 18 में देखिए कि कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? कोपेन का पूरा नाम क्या है बता दीजिए? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। और किस आधार पर की थी? वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर की थी। कोपेन का वर्गीकरण जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये शुष्क मरुस्थलीय, अर्धशुष्क, उप आर्द्र और अति आर्द्र, इन 4 भागों में किया गया है। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है ये वह BSHW प्रदेश अर्थात शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, सोम कमला अंबा नहर परियोजना या गुड़गांव नहर परियोजना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया है पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु। पंजाब में व्यास सचन नदियों के स्थल पर बने हरिकेज बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो उद्गम स्थल कहाँ है बताइए? उद्गम स्थल कहाँ है? व्यास और सतलज, व्यास व सतलज नदियों के संगम पर बने हरि के बैराज, कहाँ पर? हरि के बैराज नामक स्थान पर क्या है? इसका उद्गम स्थल है। 30 मार्च 1958 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री कौन? गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर के नाम से किया। सबसे पहले किस नाम से? श्री गोविंद वल्लभ पंत ने किस नाम से किया? राजस्थान नहर के नाम से। तो पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम क्या था? राजस्थान नहर था। लेकिन 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर परियोजना का नाम किस नाम से कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से कर दिया गया। कब? 2 नवंबर 1984 को, 2 नवंबर 1984 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि राजस्थान में चौगान स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या कोटा में? तो कहाँ पर है चौगान? तो चौगान स्टेडियम राजस्थान के जयपुर शहर के बीचों बीच परकोटा गणगौरी बाजार क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में गणगौरी बाजार,
ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एलिफेंट पोलो मैच खेले जाते हैं। चौगान स्टेडियम में क्या खेले जाते हैं? एलिफेंट पोलो मैच, यानी हाथी पर बैठकर पोलो खेला जाता है। कहाँ पर? राजस्थान के चौगान स्टेडियम में, जो कहाँ पर है? जयपुर के गणगौरी बाजार में स्थित है। बाजार के पास कह सकते हैं ना। तो विकल्प 1 प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। और 21वें प्रश्न में पूछा गया कि त्याग भूमि नामक अखबार का 1927 में किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? त्याग भूमि का हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, जय नारायण व्यास द्वारा, ऋषि दत्त मेहता द्वारा या देवी दत्त त्रिपाठी द्वारा? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा त्याग भूमि, है ना, त्याग भूमि अखबार नामक अखबार का 1927 में क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। और ये किससे प्रभावित थे? गांधीवादी विचारधारा से। हरिभाऊ उपाध्याय गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। 1927 में इन्होंने क्या किया? इसका प्रकाशन किया। ये एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थे। साथ ही हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में एक विशेष बात आपको बता दें, 1952 से 1956 तक अजमेर के मुख्यमंत्री रहे। अजमेर के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री रहे थे 1952 से 1956 तक। बढ़ते प्रश्न संख्या 22 की ओर। गंग नहर, जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। कब करवाया भाई? बीकानेर रियासत के महाराज थे। कौन? गंगा सिंह। कहाँ के थे? बीकानेर के। बीकानेर जानते हो ना बीकानेर को? बिल्कुल। और इन्होंने किसका निर्माण किया? गंग नहर का। कब करवाया बताइए? 1930, 1927, 1944 या 1932 में? कब करवाया गया? 1927 में करवाया गया। विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। और इसकी कुल लंबाई कितनी गंग नहर की? 129 किलोमीटर क्या है? लंबाई है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें से 112 किलोमीटर कहाँ है? पंजाब में। और 17 किलोमीटर कहाँ है? ये राजस्थान में। राजस्थान में मात्र कितने किलोमीटर है? 17 किलोमीटर। बाकी 112 किलोमीटर कहाँ पर है? ये पंजाब में स्थित है। राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? गंगानगर जिले के शिवपुर तक। राजस्थान में गंगानगर के शिवपुर तक है। ठीक है। कुल राजस्थान में इसका जो बहाव है वह कहाँ कितने किलोमीटर का है? 17 किलोमीटर का। पंजाब में 112 और टोटल 129 किलोमीटर। कब की इसका निर्माण? गंगा सिंह जी ने 1927 में। गंगा सिंह जी कहाँ के महाराजा थे? बीकानेर के। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। धामण, करड़ एवं अंजन है। धामण, करड़ एवं अंजन क्या है? राजस्थान में भेड़ों की किस्में हैं, अरंडी बीज की किस्में हैं, घास की किस्में या नृत्य के 3 नायक है। बताइए क्या है? धामण, करड़ एवं अंजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, धामण, करड़ एवं अंजन राजस्थान की घास की किस्में हैं। विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। और 24वें प्रश्न पूछा गया है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? बालोतरा में, अजमेर में, सवाई माधोपुर में या सोजत में? तो कहाँ पर आती है? बालोतरा में आती है, क्योंकि बालोतरा राजस्थान के पंचभद्रा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र की ढलान पर स्थित है। कहाँ पर है? ढलान पर स्थित है। इसलिए पुष्कर की पहाड़ियों पर जो पानी आता है वह कहाँ जाता है? ढलान होने के बालोतरा, बाड़मेर में। ठीक है। इसलिए पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी वर्षा होती है तो वहाँ पर बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में आती है। प्रश्न संख्या 25 देखो प्यारे विद्यार्थियों। 25वें प्रश्न में पूछा गया है कि शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, यानी भीलवाड़ा के शाहपुरा में कौन से संप्रदाय की है? दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क या राम स्नेही संप्रदाय? बताइए किसकी है? राम स्नेही संप्रदाय का पीठ है। कहाँ पर? भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर। और संत रामचरण जी द्वारा 1650 में, संत रामचरण जी द्वारा कब की गई? 1650 में इसकी स्थापना की गई। इसका प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसके मठ जो हैं वह क्या कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? राम द्वारे कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? रामद्वारे कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले 26वें प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP जिसको कह सकते हो आप, DDP मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ? 1960 से 61, 1977 से 78, 1994 से 95 या 1982 से 83। तो मरु विकास कार्यक्रम का शुभारंभ 1977 से 78 में किया गया और यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता से प्राप्त है, संचालित है। कब से? बिल्कुल 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 से केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा इसे 75 और 25 के रेशो में क्या कर दिया गया। पहले तो कौन कर रहा था? पूरा केंद्र सरकार कर रही थी, लेकिन 1 अप्रैल 1999 के बाद 75% खर्चा तो केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार द्वारा इसको किया गया और यह 16 जिलों में, राज्य के 16 जिलों में संचालित है। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में है? 16 जिलों में। और 16 जिले को भी कितने खंडों में? 85 खंडों में, 16 जिलों में। पूर्ण प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है, तो 16 जिलों में, और कितने खंडों में? तो 85 खंडों में है। इसकी जो कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ? 1977 से 78 के बीच में। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त थी, लेकिन 1 अप्रैल 1999 को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया? इसको बांट लिया गया। बांटने का मतलब कि 75% जो अंश है वो केंद्र सरकार का होगा और 25% अंश जो होगा यानी वित्तीय सहायता वह राज्य सरकार की होगी। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न में, राजस्थान में तगड़ी पहनी जाती है। भाई राजस्थान का पहनावा बहुत ही निराला है, ठाट बाट वाला है तो और से प्रश्न बनते भी है। तो राजस्थान में तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में या पैर पर। बताइए कहाँ पहनी जाती है? तो राजस्थान में तगड़ी जो है यह कमर में पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। कमर में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो देखो कंदोरा, क्या है? कंदोरा या करधनी, कंदोरा और करधनी, इसको भी कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। ठीक है। तागड़ी, तागड़ी या तगड़ी कह दो आप ना, तागड़ी कह दो या तगड़ी कह दो, इसको कमर में पहना जाता है। कणकती, ये तो आप जानते ही है, कणकती, इसको भी कमर में पहना जाता है। मेखला, मेखला है। सटका है ना, सटका, ये सब किस में पहने जाते हैं? कमर में पहने जाते हैं। कंदोरा और करधनी, तागड़ी, कणकती, मेखला और सटका कमर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। प्रश्न संख्या 28 देखो कि बीकानेर की राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? भाई बीकानेर की राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? दयाल दास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र या मुहुणोत नैणसी। तो दयाल दास जो है बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक हैं। विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वें प्रश्न पूछा गया कि बणी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बूंदी, किशनगढ़, चावंडी या जयपुर। बताइए 19वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल बणी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 19वीं सदी में राजा सावंत सिंह द्वारा, किसके द्वारा? राजा सावंत सिंह द्वारा, राजा सावंत सिंह द्वारा चित्रांकित बणी ठनी किशनगढ़ शैली की कृति है। किसके द्वारा चित्रांकित है ये? राजा सावंत सिंह द्वारा 19वीं सदी में किशनगढ़ शैली। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? राजस्थान की नाथरा की पाल, ये नाथरा की पाल कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में है। और ये किसके लिए कौन सा खनिज पाया जाता है? लोह अयस्क, तांबा, सीसा व जस्ता या मैग्नीज। तो क्या पाया जाता है यहाँ पे? लोह अयस्क पाया जाता है। नाथरा की पाल जो उदयपुर में है, लोह अयस्क पाया जाता है। ठीक है। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो लोह अयस्क के प्यारे विद्यार्थियों उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में लोह अयस्क पाया जाता है। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था?
राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किए जाने वाला धन था। गढ़ के निर्माण व मरम्मत तो 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। श्रमजीवी जातियों से वसूले जाने वाली राशि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खरड़ा जो थी वह श्रमजीवी जातियों से वसूले जाने वाली राशि थी। खरड़ा किस प्रकार का कर था? श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि थी, जो कब लगाया जाता था? ब्रिटिश काल में लगाया जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आज लेकर आए हैं। कैसे आपको प्रश्न लगे, कितने आपके प्रश्न सही हुए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्लास को ताकि सभी बच्चों तक पहुँचे। हम ऐसे ही नित्य प्रति आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास लेके आ रहे हैं। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री श्याम। प्यारे विद्यार्थियों।